हे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं, खुशबाश हैं। मैं हूं आपका फिज़िक्स टीचर मोहम्मद आफ्ताब और आप देख रहे हैं अपना प्यारा सा एजुकेशनल चैनल अल्फ़ा साइंस एकेडमी। आज का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और फिज़िक्स के जो स्टूडेंट्स हैं वो क्लास 9 से ही इसको पढ़ना शुरू कर देते हैं। जी हाँ, तो आज हम पढ़ने वाले हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। जी हाँ, इनको हम प्यार से अंकल न्यूटन के जो लॉज ऑफ मोशन हैं वो भी कहते हैं। तो इनकी जो कुल तादाद है वो सिर्फ 3 है, 1 2 3। और ये अंकल न्यूटन ने प्रेजेंट किए थे 1687 में। उन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम प्रिंसिपिया था। उस किताब में उन्होंने अपने जो लॉज ऑफ मोशन थे दिए। शुरू में इनको सिंपली लॉज ऑफ मोशन कहते थे, लेकिन बाद इनके न्यूटन का नाम इनके साथ जोड़कर इनको न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन बना दिया गया। न्यूटन के जो कवानीन हैं उनके साथ एक प्रॉब्लम है कि इनको हम सिर्फ वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं जहाँ स्पीड ऑफ लाइट से कम हो। स्लो मूविंग ऑब्जेक्ट्स के ऊपर ही हम इनको अप्लाई कर सकते हैं, जस्ट लाइक द स्पीड ऑफ साइकिल, मोटरसाइकिल, कार, वैन वगैरह वगैरह। लेकिन जब आप ऐसे ऑब्जेक्ट्स की मोशन को स्टडी करते हैं विच आर मूविंग विद वेरी हाई स्पीड अप्रोचिंग टू द स्पीड ऑफ लाइट, वहाँ पे ये जो लॉज हैं फेल हो जाते हैं। तो फिर वहाँ क्या करें? नो प्रॉब्लम, वहाँ पे अल्बर्ट आइंस्टाइन की जो रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स है, सादा लफ्ज़ों में स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, वहाँ आपके काम आएगी और आप हाई स्पीड मूविंग ऑब्जेक्ट्स को भी आसानी के साथ स्टडी कर सकते हैं। आगे चलते हैं। तो न्यूटन के जो 3 कवानीन हैं उसका जो फर्स्ट लॉ है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो व्हाट इज़ न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन? न्यूटन ने जो अपना पहला लॉ दिया वो 2 हिस्सों पर मुश्तमिल था, और वो ये था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगा, और अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करता रहेगा अनटिल उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं लगती। मिसाल के तौर पे अगर कोई किताब जो है वो टेबल के ऊपर पड़ी हुई है और वो पड़ी रहेगी अनटिल अनलेस कि कोई उसको वहाँ से उठाकर किसी और जगह पे नहीं रख देता। इसी तरह कमरे में कुर्सी है, टेबल है, अलमारी है, कुछ भी है, अगर अगर आप उसको उसकी जगह से हटाते नहीं हैं तो वो वहीं पे पड़ी रहेगी। इसी तरह अगर कोई चीज़ मूव कर रही है तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करती रहेगी जब तक कि कोई उसको रोकने की कोशिश नहीं करेगा। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का जो पहला हिस्सा था उसको तो एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ भाई ठीक है, लेकिन जो सेकंड पार्ट था इस पे लोगों ने ऑब्जेक्ट किया कि भाई ऐसा कहाँ होता है। जब हम कोई फुटबॉल जो है वो ग्राउंड के ऊपर फेंकते हैं तो थोड़ी दूर जाकर रुक जाता है। आपके ख्याल में तो वो नहीं रुकना चाहिए। तो उसने कहा कि हाँ ठीक है, थोड़ी दूर जाकर के रुक जाता है, लेकिन ये तो चेक करें कि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स तो नहीं लग रही। तो जब पता किया तो हाँ वाकई में फोर्सेस लग रही थी, ग्रेविटी थी, फ्रिक्शन थी, ग्राउंड की जो रेजिस्टेंस थी जिसको हम फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं, एयर रेजिस्टेंस थी। तो उसने कहा अगर आप सारी जो फ्रिक्शनल फोर्सेस हैं, एक्सटर्नल फोर्सेस हैं, उसको हटा दें तो एक बॉल जो है वो अगर स्पेस में हम बॉल को फेंकते हैं ऐसे तो वो लगातार चलता रहेगा जब तक कि किसी एस्ट्रॉयड, मेटेराइड, ब्लैक होल, प्लैनेट, मून या किसी भी चीज़ की ग्रेविटी के वजह से वो रुकता नहीं है या किसी के साथ टकराता नहीं है। न्यूटन का जो पहला लॉ है इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। जी हाँ, लॉ ऑफ इनर्शिया। क्यों? क्योंकि किसी ऑब्जेक्ट का अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट या फिर स्टेट ऑफ मोशन को कंटिन्यू रखना, इस टेंडेंसी को इनर्शिया कहते हैं। सो दैट्स वाई न्यूटन्स लॉ जो फर्स्ट लॉ है उसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। अब सवाल ये है कि इनर्शिया का मैस के साथ क्या ताल्लुक है? जी हाँ, जो इनर्शिया है दैट इज़ द क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कि अगर आप देखना चाहते हैं कि क्वांटिटी में इनर्शिया कितना है तो आपको किसी ऑब्जेक्ट का मास देखना होगा। ग्रेटर द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट ग्रेटर विल बी इट्स इनर्शिया। जैसे कोई चीज़ हल्की है तो उसको मूव करवाना या मूव करते हुए उसको रोकना आसान है बनिस्बत एक ऐसी चीज़ के जो भारी है जिसका मास ज़्यादा है, तो उसको चलाना भी मुश्किल है और चलते हुए उसको रोकना भी मुश्किल है। ओके, अब बात करते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस की। जब भी आप किसी चीज़ को स्टडी करते हैं तो उसके लिए आपको एक कोऑर्डिनेट सिस्टम की ज़रूरत होती है। अमूमन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम या फिर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम उसको हम कहते हैं। इसी तरह ऐसी चीज़ को जहाँ पे बैठकर हम कोई ऑब्जर्वेशन करते हैं उसको हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस 2 तरह के होते हैं, एक है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, दूसरा है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऐसे फ्रेम को कहते हैं जिसमें इनर्शिया जो है, लॉ ऑफ इनर्शिया जो है वो सेटिस्फाई करता है। ऐसे फ्रेम को हम नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी कहते हैं। जबकि जो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ये ऐसा फ्रेम है जिसमें
जो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है वो सेटिस्फाई नहीं करता, और ऐसे फ्रेम को हम एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी कहते हैं। तो मेरे ख्याल में फर्स्ट लॉ के ऊपर बहुत बात होगी। अब चलते हैं न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन पे। तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है, और वो ये है कि भाई जब भी किसी चीज़ के ऊपर कोई फोर्स लगती है, वो फोर्स उस ऑब्जेक्ट में अपनी ही डायरेक्शन में एक एक्सेलरेशन पैदा करती है, और ये जो एक्सेलरेशन पैदा होता है ये उस फोर्स के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और उस ऑब्जेक्ट के मास के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और जब आप इन दोनों चीज़ों को जोड़ते हो तो आपके पास इस तरह का फार्मूला आता है, F इज इक्वल टू एम ए। इसमें F फोर्स है, M मास है और A एक्सेलरेशन है। अब चलते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के ऊपर। ये एक ऐसा लॉ है जो कि दुनिया के हर बंदे को आता है, छोटे से छोटे बच्चे को भी इसका पता है कि न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या है। जी हाँ, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। छोटे से दूध पीते बच्चे को ये कैसे आता है, उसको पता है कि जब वो एक्ट करेगा, यानी जब वो रोएगा तो उसकी माँ को पता चलेगा कि इसको भूख लगी हुई है और वो रिस्पॉन्स उसको मिलेगा, रिएक्शन होगा, उसको खाना दूध पानी जो भी है वो मिलेगा। सो एक्शन और रिएक्शन, जहाँ भी एक्शन होगा वहाँ रिएक्शन होगा, और इन दोनों चीज़ों का मैग्नीट्यूड इक्वल बट डायरेक्शन अपोजिट होगी। इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। इसकी एग्जांपल्स में हमारा ज़मीन पे चलना, परिंदों का हवा में उड़ना, स्विमर जो होते हैं उनका पानी में स्विमिंग करना, ठीक है, हत्ता कि मछलियों का पानी में चलना, ठीक है, ये सारी जो रॉकेट का स्पेस में जाना, ये सब न्यूटन्स थर्ड लॉ की, यहाँ पे न्यूटन के जो लॉज ऑफ मोशन है वो कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट किसी और टॉपिक के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी। गुड बाय।